वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं गाइस आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है? तो चलिए, एग्जाम तो आपका होना ही होना है, तैयारी में लगे रहिए। और कल मैंने एक मॉडल पेपर प्रॉन टेस्ट अपलोड किया था जिसमें आपको 125 क्वेश्चंस मिले हैं। तो उसको जरूर एक बार सोल्व कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया आपने, और बिल्कुल आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है। आप थोड़ा गेस कर पाएंगे कि कितने मार्क्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर: a type of love in which sexual desire or romantic features are non-existent or has been suppressed or sublimated but it means more than just friends। मतलब फ्रेंड्स तो होते नहीं है, फ्रेंड्स से तो कुछ ज्यादा होता है, बट उनमें कुछ सेक्सुअल डिजायर भी नहीं होती है आपस एक दूसरे के लिए। तो उस लव को क्या कहते हैं हम लोग? यस तो देखिए, ये कहलाता है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्लेटोनिक लव। पहला ऑप्शन इज करेक्ट। Yes. Second question is here. Mythos is the term used by Aristotle in his Poetics to mean an Athenian tragedies। किस चीज के लिए उन्होंने यूज किया था माइथोस को? तो जो माइथोस का मतलब है वो इन्होंने प्लॉट से लिया था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। द चीफ कैरेक्टर इन अ प्लॉट ऑन होम अवर इंटरेस्ट सेंटर्स इज कार्ड। देखिए, चीफ कैरेक्टर किसी भी प्लॉट के अंदर चीफ कैरेक्टर क्या होता है? जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है और जिसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। तो भाई नायक ही होता है किसी भी उसका। तो आप यहाँ पे इसको प्रोटैगोनिस्ट भी कह सकते हो, हीरोइन भी हो सकती है, हीरो भी हो सकता है, ऑल फॉर लव हो जाएगा, है ना। ये सारे जो है एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड। भाई किसी प्ले की नायिका भी हो सकती है, नायक भी हो सकता है, प्रोटैगोनिस्ट भी हम लोग उसी को कहते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। A character in a story who is presented as the chief foe of the protagonist। foe या foil, है ना। तो chief foe होता है, मतलब जो शत्रु होता है। एक foil वर्ड होता है, एक हमारे पास एंटागोनिस्ट। तो देखिए, इसमें तो आप एंटागोनिस्ट पे जाइए। फो से मतलब शत्रु होता है, जो एनिमी हो किसी भी प्रोटोगनिस्ट का। एंटागोनिस्ट होता है। बट एक चीज और होती है, फॉइल। फॉइल से मतलब है जस्ट अपोजिट। जैसे आपने हेमलेट में देखा है, वो सक्षम नहीं था कोई भी मतलब निर्णय डिसीजन लेने में, बट जो लेयर्टिस होता है वो उसका बिल्कुल उलट होता है उसमें, और बिल्कुल वो निर्णय ले सकता है। तो उसको फॉइल भी कहते हैं हम लोग, है ना। बहुत तो इस टाइप का वर्ड भी एक आपको पता होना चाहिए। A character in a work who by sharp contrast serves to stress and highlight the distinctive temperament of the protagonist is termed as। क्या कहेंगे आप इसे? यस तो हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, विलेन है, या फिर फॉइल है यहाँ पे। तो देखिए, ये वर्ड आ गया जो मैं भी आपको बताना चाह रही थी, वो भी आ गया फॉइल। देखिए, ये फॉइल आ गया है। आप इसको एक बार पढ़ें क्वेश्चन को। अ करेक्टर जहाँ पे हु बाई शार्प बिल्कुल कंट्रास्ट होता है ना, बिल्कुल उसके उलट होता है जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है। तो हाईलाइट द डिस्टिंक्टिव, वो जो क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है उसके अंदर होती है। तो इस प्रकार का जो टर्म हमारे सामने रहता है उसको हम लोग कहते हैं फॉइल। एंटागोनिस्ट नहीं, एंटागोनिस्ट तो एनिमी होता है। हु रोट आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। किसने ये बात कही थी कि काश मैं ट्वेल्थ नाइट के जैसा बहुत बेहतरीन सा एक प्ले लिख पाता? तो ये बात हमारे जीबी शॉ ने कही थी, ये आपको याद रखनी है। हु मेड द स्टेटमेंट इफ एनी एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। तो इतनी बड़ी बात शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? तो बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और अलेक्जेंडर पोप की ये लाइन है कि if ever any author deserved the name of originality it was Shakespeare। करेक्ट। चलिए, who commented on Shakespeare in the lines nature herself was proud of his designs and joyed to wear the dressing of his lines। Alexander Pope। तो यहाँ पे बताना है who commented on the Shakespeare in the lines nature herself was proud of his designs and joyed to wear the dressing of his lines। तो ये ए हमारा ऊपर ही आ गया है। देखिए, यहाँ कभी कभी ये हो जाता है, ए वाली हमारा ये रहा। या अभी आंसर नहीं बताया मैंने आपको, ऑप्शन दिखाया है। तो ये बात तो बेन जॉनसन ने कही थी, ठीक है, बेन जॉनसन ने कही थी। करेक्ट, शेक्सपियर के बारे में। यहाँ पे देखिए, आपके कुछ आपके मतलब डायरेक्ट नरेशन है जिनको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, द पुलिस ऑफिसर सेड वी हैव कॉट द मेन कल्प्रिट एंड वी आर ट्राइंग टू कैच हिज accomplice। तो यहाँ देखिए, वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, थर्ड पर पुलिस है अगर, और हैव का हेड हो जाएगा आपके सामने। तो दे हैड कॉट द मेन कल्प्रिट एंड दे वर ट्राइंग। तो आई होप आप समझ पाएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। तो पहला ही मुझे सही लग रहा है, आगे जाने की भी मुझे जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। The boss said to his secretary, "Did you discuss this matter with the manager?" तो एक बार देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। Asked his secretary when, और if से बना है, if से बना है, whether से बना है। तो एक बार ये देख लीजिए कि बनेगा या तो if से बनेगा या whether से बनेगा। तो हमारे पास if के डी वाला तो है ही नहीं, if का यही तीनों ऑप्शन है। ये देख लीजिए आप एक बार। तो did है, तो हम लेंगे इसको किसमें? हेड से बनाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये तो ऊपर वाला जो डिस्कस्ड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में बना है, इसमें नहीं बना सकते। तो सी ऑप्शन मुझे मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, यही होना चाहिए आई थिंक। यस,
ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, एक्सक्लेमेटरी है, तो ही विस्ड से बन जाएगा ये, ही विस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। I said to him, "You are the most trustworthy friend that I have." तो I said to him, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, I told him बन जाएगा, you are R से वर हो जाएगा, तो you इसके अकॉर्डिंग him के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो he हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो he हो जाएगा, तो he के साथ वो जाना चाहिए, he was the most trustworthy friend that I से जो है I have ही रहेगा यहाँ पर, तो हमारा I had सॉरी है ना, had have नहीं, तो मेरे हिसाब से ये बी आपका बिल्कुल सही है भाई। आई टोल्ड दैट ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड दैट आई हैड, तो बी पे आप जाइए। ओथेलो सेड दिस इज माय फर्स्ट गिफ्ट टू माय वाइफ, तो इसका क्या बनाएंगे, पढ़ लीजिए एक बार ऑप्शंस को सभी को। तो डिक्लेयर किया ओथेलो ने, सेड डिक्लेयर ज्यादा सही लग रहा है मुझे यहाँ पर, और दैट वाज हिज फर्स्ट गिफ्ट टू हिज वाइफ, तो ये सी आप लगा सकते हो, यही थोड़ा अच्छा सूट कर रहा है। हु इन्वेंटेड द हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी, तो ये तो आप जानते हो अच्छे से, है ना, जॉन रस्किन का है, बिना किसी दिक्कत के हम बी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। A line of 10 syllable or 5 feet, each foot is composed of an unstressed syllable followed by stressed, unstressed, stressed, तो ये तो बहुत आपका फेमिलियर है। आई एम का उल्टा होता है ट्रॉकी, है ना, वहां पे स्ट्रेस पहले आ जाता है, अनस्ट्रेस बाद में आ जाता है, याद रखिएगा। A line of verse poetry that is only 5 feet is called, 5 फीट वाली को क्या कहेंगे आप, तो पहला ही ऑप्शन ऊपर ही आ रहा है, पेंटामीटर कहते हैं। द एंटीसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शंस इन रिटोरिकल स्पीच, बताइए, एंटीसिपेशन या फिर आंसरिंग ऑफ पॉसिबल, मतलब आगे अगर कुछ होने वाला है थोड़ी देर बाद ही, तो उसको पहले ही अगर कहा जा रहा है तो उसको आप प्रोलैप्सिस कह सकते हैं, प्रोलैप्सिस कहा जाता है इसको। अ लाइन ऑफ पोएटिक वर्स, जैसे होरेशियो आई एम डेड, तो जो हेमलेट पहले ही कह देता है होरेशियो को, तो इस टाइप से आप रख सकते हो उसको। यस, अ लाइन ऑफ पोएटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मेट्रिकल फीट, 4 मेट्रिकल फीट वाली को आप क्या कहेंगे, टेट्रामीटर कहा जाता है इसको, ठीक है। अ मीटर ऑफ 3 मेट्रिकल फुट लाइन, 3 मेट्रिकल फुट को क्या कहें, ट्राईमीटर कहते हैं, है ना, आसान है ये तो सभी। अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन शॉर्ट, मतलब एक तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और बाद वाला है स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो आयन का उल्टा, अनस्ट्रेस्ड सॉरी पहले अनस्ट्रेस्ड है क्या, शॉर्ट है, हाँ बिल्कुल, तो ये तो आयम्बस ही होगा, ये भी आयम्बस ही हो जाएगा, ये भी। दो क्वेश्चन आ गए एक ही तरीके के आपके सामने इसमें। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस को आप क्या कहते हैं, तो ये भाई इसमें एड इंफॉर्मेशन दैट इसेंशियल, हाँ जो इसेंशियल नहीं होती है ऐसी जानकारी रखती है नॉन डिफाइनिंग। इट इज डिलीटेड द सेंटेंस वुड कन्वे, हाँ अगर डिलीट भी कर दिया जाए तो सेम इंफॉर्मेशन हमें कन्वे हो जाएगी सेंटेंस से। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉजेज, हाँ कोमास के जो सेपरेट किया जा सकता है, तो इसमें ऑल है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। वी यूज दैट एज अ, दैट को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनर, हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव, मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि सारी ही चीजों में हम जो है इसको यूज कर सकते हैं दैट को। Which of the following is a correct statement about relative pronoun? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन बैक, है ना, हाँ हो सकता है भाई, सही है। रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एंटीसीडेंट, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन रेफरिंग बैक टू अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है ना, बिल्कुल, अगर सिंगुलर के लिए आ रहा है तो उससे पहले अगर कोई हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, तो इसमें भी ऑल ऑफ द वो मुझे लग रहा है सही है, ठीक है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूज ऑफ दैट, दैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई, नेवर यूज्ड विद द प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग, कभी भी किसी प्रीपोजिशन को प्रीसीड नहीं करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंजंक्शन जॉइनिंग हिज क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, अच्छा हाँ हाँ हो सकता है भाई, कभी भी प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं होता है, तो ये भी सही है। मतलब प्रेसिडिंग नहीं करता प्रीपोजिशन को, ये भी सही है। और आफ्टर द वर्ड्स ऑल सेम दैट एनी नॉट नथिंग एटसेट्रा, तो इसमें लग रहा है कि मुझे नहीं नहीं ये तो नहीं आएगा, आफ्टर ऑल ऑल दैट सेम दैट एनी मोर, तो इसमें भाई क्या बनना चाहिए आपका दैट के लिए, ओके यूज ऑफ दैट, भाई मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं,
सारे सही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि नथिंग दैट, नन दैट, एनी दैट, सेम दैट, सबके सामने आता है ओनली दैट, है ना। आफ्टर टू एंटिटीज इन वन पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग, हाँ विदाउट लाइफ के लिए भी दैट आता है, तो डी से डी होना चाहिए इसमें तो। बल्कि ये वाला मुझे थोड़ा, चलिए कोई नहीं, आगे चलिए आप इस पे आइए। इन विच ऑफ गर्ल्स वर ये क्या भाई, सिल्कन a mountain girl is confronted with the problem of deciding what she should use the mountain life with its beauty and solitude or the tempting life of the industrially developed town with all its glittering pomp changes and inevitable। तो ये बात कहाँ पर होती है, ये सभी चीजें, अनसर्टेनिटी, a bit of love है, the foundation है, the scheme है, a little dream है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, आई होप कि इसमें अ लिटिल ड्रीम जो है आपका सही आंसर बनता है। एक माउंटेन गर्ल होती है इसमें, याद रखिएगा। लॉर्ड एल्डरबर्ग, अ मेंबर ऑफ बाइबल लीग, एंड क्लैरिस स्टैनफोर्थ, एडिटर ऑफ लिबरल डेली, come to Bastable or to enlist his sympathy, placed under discussion in any support or an expedition to eradicate the slave trade in Central Africa or the borders of Congo. The above events take part in the play। ये प्ले जो है कहाँ पर टेक पार्ट करती है, ये जो इंसिडेंट है, तो द फॉरेस्ट है, अ फैमिली मैन है, लॉयल्टीज है, विंडोज है। तो भाई इसमें तो देखिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आप इसमें, यस, ओके, ठीक है, लॉर्ड एल्डरबर्ग की बात हो रही है, ठीक है, यस। इसमें लग रहा है कि मुझे फॉरेस्ट का ही हो सकता है भाई, फैमिली मैन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लॉयल्टीज में नहीं, विंडोज में नहीं है, तो आप फॉरेस्ट पे लगाइए, आप, मैं भी अंदाजे से लगा रही हूँ, मुझे इसका थोड़ा, चलिए। द सेंट्रल इंप्रेशन ऑफ दिस प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी of our mind is one of the disgust for the unfair and villainies going on in the world of finance, the strongest feeling aroused in compassion for those who fall victims to the wills and whims of the rugs doing it all। The play depicts the sprawling bombs of decay and dirt that spoil the economic health of a country। बताइए, कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ की बात हो रही है, तो द फ्यूजिटिव है, द फॉरेस्ट है, द पिजन है, द मॉब है, तो फॉरेस्ट है ये तो, है ना, इसके बारे में मुझे पक्का मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। ये आपका नहीं 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 नहीं, हाँ फॉरेस्ट ही है, सॉरी गाइस, फॉरेस्ट ही है, बिल्कुल फॉरेस्ट पे ही जाइए, और कोई मुझे नहीं लग रहा इस टाइप का। सिल्वेनस हेथ्रोप, the octogenarian who has been the chairman of the island navigation company in Liverpool for 19 years, is a thorough, unscrupulous background even at the age of 80। He dominates over the shareholders and brings them to heel, invariably carrying his point। तो above character incidents are associated, याद रखिए सिल्वियस हेथ्रोप की बात हो रही है, एक्टागोनोरियन है, चेयरमैन आइलैंड नेविगेशन कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अ बिट ऑफ लव है, द फाउंडेशन है, द स्किन गेम है, ओल्ड इंग्लिश है, तो देखिए सभी चीजें आपको ओल्ड इंग्लिश में मिलती हैं। हु रोट वाइल कमेंटिंग ऑन द प्लॉट ऑफ किंग लियर, वह किंग लियर के प्लॉट के बारे में लिखा है कि वर लियर अलोन टू सफर फ्रॉम हिज डॉटर्स, द इंप्रेशन वुड बी लिमिटेड टू द पावरफुल कंपैशन फल्ट बाय अस फॉर हिज प्राइवेट मिसफॉर्चून। तो ये बात जो है किसने बोली है इसके बारे में, यस, तो ये बात जो है एडवर्ड डाउडिन ने कहा है ऐसा लियर के बारे में। हु रोट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट नोन एज द एंचेंटेड आइलैंड, तो एंचेंटेड आइलैंड ये एक डिफरेंट वर्जन लिखा है द टेम्पेस्ट का, तो ये किसने लिखा है, तो ये आपका बन जाएगा भाई जॉन ड्रैडन का है, कौन सा, द एंचेंटेड आइलैंड। तो यही थे आज का क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर। आपको अच्छे लगे होंगे लाइक शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में।